नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। कल हमने सीटेट का 2019 का पेपर था नवंबर का, इसमें पीआरटी का पेपर हमने किया था, यानी कि जो पेपर फर्स्ट होता है वो हमने किया था। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड आज हम उसके पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी समय गवाए कि नूर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अ, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने, ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक जो सिद्धांत है, ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत जो है कोलबर्ग का, अगर वो पढ़ा है, ठीक है, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत मैंने आप लोगों को ये बताया भी है। प्लेलिस्ट में दोस्तों मेरे सीटेट के 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं। ठीक है, उसमें देखिएगा आप, 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं। So, this is for the English student. Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me, okay, today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg, okay, theory of moral development, Noor's statement represents orientation typical at stage. ठीक है, कौन से स्टेज दर्शाता है, ये पूछ रहा है कि लॉरेंस कॉलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो अगर आप देखें, नूर के कहने से ही आपको पता चल रहा होगा कि नूर ने क्या कहा कि कल मैं अपना लंच लेकर आई थी, ठीक है? कल तुम अपना लंच लाना भूल गई थी, मैंने तुम्हें दिया था। आज मैं भूल गई हूँ, तो तुम मुझे अपना लंच जो है मेरे साथ शेयर किया करो, ठीक है? तो या साझा करो। तो ये क्या हो गया, सीधे-सीधे देखिए कि आदान-प्रदान, ठीक है? परंपरागत, यानी कि जो कन्वेंशनल एक्सचेंज होगा, ठीक है? एक्सचेंज होगा यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज में ये आएगा, ठीक है? स्टेज कौन-सी हो जाएगी? ये जो उसका स्टेटमेंट है, ठीक है? वो ओरिएंटेशन क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा आपका आदान करने का, ठीक है? आदान-प्रदान का जो है इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। चेंज क्या होगा इसका? एक तरह से कहें कि अभिविन्यास हो जाएगा। और स्टेज कौन-सी है ये? कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है? परंपरागत अवस्था है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? ओके, widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, यानी कि अगर आप कहें कि लड़का लड़की या कहें कि बॉयज गर्ल की जो बात करी जाती है समाज में, तो उसको क्या कहा जाएगा? जेंडर विभेदीकरण। जी हाँ, जेंडर जो है यहाँ पे क्या है कि स्टीरियोटाइप, सॉरी, जेंडर रूढ़िवादिता इसको कहा जाएगा। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसको कहा जाता है। स्टीरियोटाइप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। ठीक है, ये क्या है? रूढ़िवादिताएं हैं, इसके बारे में हम जो है क्लास में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील जो है प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ओके, so this is for English medium students. Recently, there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventure activities. This move is important because why this move is important? जिसमें पिता को घर का काम करते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या करता है? जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जी हाँ, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देखिए, दोनों क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप इनको अगर देखें, जेंडर स्टीरियोटाइप को आपको और अच्छे से समझना है तो इन दो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अक्सर देखा जाता है कि घर का काम क्या है, महिलाओं के लिए माना जाता है और ये साहसी गतिविधियां जो है पुरुष के लिए। लेकिन अगर ऐसा किस पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है, तो इसका सीधा-सीधा अर्थ ये निकलता है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? According to Vygotsky, when adults adjust the support
टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। ठीक है, कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था आपसे। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब भी आप एक वयस्क हैं, ठीक है, और बच्चा कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है या कुछ जानता है, तो आप उसको थोड़ा-सा सहयोग देते हैं। आप उस चीज़ का उत्तर नहीं बताते हैं, जैसे मैंने कल गणित का उदाहरण दिया था। आप उसको उत्तर नहीं बताते हैं, लेकिन उदाहरण भी देते हैं, जिससे वो स्वयं ही उस प्रश्न को करने लग जाता है, या कोई समस्या उसके सामने आती है, आप उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट करते हैं और उसको सॉल्व कर लेता है। तो इसे कहा जाता है पाठ या ढाँचा, ठीक है? पाठ या ढाँचा यानी कि अंग्रेजी में इसको कहें तो स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ये आता है। एग्ज़ाम्स में आपसे अक्सर पूछा जाएगा। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक जो निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, hypothetico डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स यूनिट। ठीक है, जो हाइपोथेटिको डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कैसे? अब देखिए कि यहाँ पे क्या बात कही है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाने लग जाता है। आप देखिए कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे ना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मतलब हाइपोथेटिकली, यानी कि परिकल्पनाएं कब करेगा, कब वो अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है, लास्ट स्टेज में। ठीक है, ये चौथी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे के अनुसार। तो इस अवस्था में जाकर बच्चा जो है हाइपोथेटिकल रूप में, यानी कि आप कहें कि तर्क रूप से सोचना शुरू कर देता है, यानी कि वो एक तरह से कहें कि परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है। ठीक है, तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ वन। स्टेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। अगले प्रश्न देखिए, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज important to understand the social processes and influence of the cultural context on children's thinking। इसके अनुसार यह है कि जब बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ को के प्रभाव को समझना आवश्यक है, यानी कि बच्चे के सोचने पे, चिंतन करने पे, समाज की प्रक्रियाओं पे, फिर सोशल प्रोसेसेस का इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। ऐसा इसका मानना। जी हाँ, तो राइट आंसर इसका है लेव वाइगोत्स्की। यहाँ वैगोत्स्की यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, सामाजिक संदर्भ की बात इन्होंने कही थी और यह प्रश्न आपका फर्स्ट में भी आया था, पेपर फर्स्ट में भी आया था। इम्पोर्टेंट। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ओके, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। जब भी बात करते हैं हम कोई भी, ठीक है, रेफरेंस निकालने की, कोई एक्सट्रैक्ट निकालने की किसी भी थ्योरी से, क्योंकि आप भी थ्योरीज पढ़ क्यों रहे हैं, आपने बीएड किया या डीएलएड किया, ठीक है, एमएड किया, क्यों किया? ताकि बच्चों को आप इस तरह से पढ़ाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें बच्चे को समझने के लिए बताई जाती हैं। तो जो पियाजे के जितने भी प्रयोग थे, ठीक है, ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आप उसके तहत क्या कर सकते हैं? 6 से 8 में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा, अ, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज करने की बात तो होगी नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया सीधे। डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट्स। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। प्रेज़ेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीज़निंग बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें तर्क शामिल हो ताकि बच्चा तार्किक रूप से सोचे। 6 से 8 की बात कर रहा है, ठीक है, तो 6 तक के बच्चा क्या कौन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो होगा, तो उस समय तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? मूर्त सामग्री का प्रयोग करना ही सही नहीं होगा, उस स्टेज पे बच्चा 6 से 8 तक का है और केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पे रहना भी सही नहीं है। तो राइट आंसर इज देखें, सीधे निकल के आ गया। अगला है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of a person with logico-mathematical intelligence? Logico-mathematical intelligence का मतलब ये है दोस्तों कि वो जो है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पैटर्न को खोजने की
एवं जो कि लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। यानी कि वो उसकी जो मैथमेटिकल लॉजिकल जो लॉजिको मैथमेटिकल मतलब कि लॉजिक इतना अच्छा होगा उसका कि वो जितने भी ठीक है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स एंड अ लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग लॉन्ग लंबी-लंबी श्रृंखलाओं को वो आसानी से हल कर पाएगा। तो आप समझिए। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called। तो बिल्कुल ही ईज़ी प्रश्न है, इसी को क्या कहा जाता है? समाजीकरण यानी कि समाज में वो कैसे एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें, ज़िम्मेदार और मूल्यों जो भी उसमें मूल्य होते हैं, ठीक है? कौशल्स होते हैं, स्किल को डेवलप करें और वैल्यूज़ को डेवलप करें अपने में, ठीक है? तो उसी को समाजीकरण कहा जाता है। यानी कि समाज के जितने भी मॉरल वैल्यूज़, ठीक है? प्रश्नों को थोड़ा आराम से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बार-बार पढ़ने से अच्छा ये है कि आप एक बार उसको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा हो या छोटा हो इसको मत सोचिएगा, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन कर लें तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? ठीक है? Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? तो द राइट आंसर इज आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। पारस्परिक क्रिया ये कल मैंने ही बताया था कि जेनेटिक्स इनटू एनवायरनमेंट होता है। पारस्परिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है उनके बीच। ठीक है, पारस्परिक क्रिया होती है वो भी जटिल रूप। राइट आंसर हो गया फोर्थ। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है विद्यार्थी। इसमें क्या होगा इन्हें प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होगा विद्यार्थी के ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ठीक है, यानी कि सॉरी ना ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसी रूप में दोहराना भी गलत है। ठीक है, और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण ना निर्देश शिक्षक इसमें नहीं देगा। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली जो कभी भी निष्क्रिय रूप से खाली बैठे हैं बच्चे ऐसा नहीं होगा। तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जी हाँ, पहला ही उत्तर आपका सही हो गया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। यानी कि उन्हें एक ग्रुप में एक तरह से आप बाँट सकते हैं, ठीक है? जिसमें वो आपस में कोऑपरेटिव रूप से सीख सकें, ठीक है? और खुद ही किसी ज्ञान को डेवलप करें, ठीक है? वो होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पे जो शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग इसमें होता है, करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। ओके, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी। ये दोनों का पूछा गया है कंटीन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कंटीन्यूअस में आप फॉर्मेटिव अगर लेंगे, कम्प्रिहेंसिव में समेटिव असेसमेंट को जो है जांच पाएंगे। ठीक है, बच्चे को ओवरऑल आपने समझना है बच्चे के कार्य करने की क्षमताओं को, उसके आईक्यू लेवल को इस तरह से समझने के लिए ये आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं विभिन्न प्रकार के टेस्ट। अगला है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार-बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? A student is in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce this impact of this stereotype and resultant stereotype that a teacher's initial step can ठीक है, अब एक बच्चा है मान लीजिए क्लास में आ रहा है और उसे लोगों के द्वारा ठीक है यह कहा जाता है कि जो उसके जिस समाज से वो आता है उसके जो बच्चे हैं वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या उनका एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते।
तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? सीधे-सीधे अ अ, आपको ये करना होगा कि विभिन्न जो सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल, ठीक है? रोल मॉडल है से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। जी हाँ, क्योंकि अगर आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसका सोशल ग्रुप ही आ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी हर समाज का व्यक्ति, अगर आप भारत की बात करें, ठीक है, भारत का एक अगर उदाहरण है, तो हर समाज की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ से कोई ना कोई महान नेता या महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक बनकर आगे आए हैं, महान शिक्षक आगे बनकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज में ऐसा है कि वहाँ से कोई भी जो है एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, ठीक है? अगर हम बात करें केवल और केवल शैक्षिक क्षेत्र की, तो अगर हम ऐसे उदाहरण देंगे तो बच्चों को खुद ही बिलीव हो जाएगा, ठीक है? और उस बच्चे को बिलीव हो जाएगा कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो गलत है, और वो जाके भी लोगों को बता सकता है कि मेरे समाज से ये व्यक्ति जो है आगे आए थे शैक्षिक क्षेत्र में, तो मैं भी आगे आ सकता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं क्लास में, हम और आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और पेपर लास्ट शीट काफ़ी अच्छा ये आया था। जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत की थी, मेरे जितने भी स्टूडेंट ने देखे थे उनके 30 में से फिर 25 से अबव ही मार्क्स आए थे लास्ट टाइम, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को कराने का मकसद मेरा यही है कि इस बार भी आप लोग अच्छे मार्क्स लाएँ। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, ठीक है? तो उसे यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने को मिलता है। पहले ही हमारा राइट आंसर मिल गया कि बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज़ पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। यानी कि बच्चे को अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है? हर किसी बच्चे में ये होती है और वो अपनी ही गति से सीखता है, अपनी ही स्ट्रेंथ के अनुसार। ठीक है? तो ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ ही ऐसा है आजकल। आप कहें कि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो इसका यही अर्थ है। ठीक है? हर तरह के बच्चे को पढ़ाना और उसकी क्षमता के अनुसार। अगला है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। A student shows the following sign in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read. Okay, तो ये किसके सूचक है? तो सीधा-सीधा इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या है कि अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, यानी कि अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, उसे कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। यानी कि हम जो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि पढ़ते हैं, वो इससे रिलेटेड है। पढ़ने के प्रति चिंता उसे होगी, ठीक है? शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, तो सीधे-सीधे लेक्सिया का उदाहरण यहाँ पे हो गया, ठीक है? अ, तो इस तरह से जो है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल कहें कि पाठ को समझने, याद करने में बैठे हैं, तो उसे कोई ना कोई अधिगम अशक्तता, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? A teacher can address needs of especially abled learners in an inclusive classroom. इंक्लूसिव क्लासरूम में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, तो जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, तो उनको वो किस प्रकार संबोधित करेगा कोई भी शिक्षक? तो जो सही उत्तर इसका निकल के आ जाएगा वो क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर बच्चे की अगर वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखेगा, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा, ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा करने को क्या कहते हैं, तो ये होता है डायग्नोसिस, ठीक है? ये डायग्नोसिस मेथड में आ जाता है। उसके बाद जो है उसकी रेमेडियल की जाती है। ठीक है? डायग्नोस कर ली उसने प्रॉब्लम, तब वो रेमेडियल करेगा। ठीक है? ये चीज़ आपको समझना होगा, तब उपचारात्मक जो है शिक्षण करना होता है। ठीक है? यानी कि शिक्षण विधियों से परिवर्तन करना होगा या उनके हिसाब से शिक्षण विधियाँ बनानी होंगी। ठीक है? और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार भी अच्छे से पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो है आपके अ, मार्क्स अच्छे करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि और आपके
अगर एलटी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं इस बार, ठीक है? तो अब वहाँ पे भी ये काम आने वाला है। जब हम उसकी तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये काम आने वाला है। तो एक तरह से कहें कि शिक्षण अभिरुचि वाला आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 30-30 प्रश्न हर रोज़ भी अगर आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है? 2011 से अगर आप काउंट करें 2011 से एक सत्र को छोड़कर, ठीक है? 2019 तक के पेपर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, ये आप सोचिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? और टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लास। क्रिएटिव लर्नर्स को एनकरेज करने के लिए वो क्या करेगी कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ओके, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एनकरेज करेगी, उनके बच्चों को आइडियाज को जानेगी एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, बच्चों के जो आइडियाज हैं, तो उनको क्या होगा कि वो क्लास में कभी भी बोर नहीं होंगे, ठीक है? अनेक प्रोत्साहित करेंगे तो उनके परिप्रेक्ष्यों को भी प्रोत्साहित करेंगे, तो वो क्या होगा कि अ, बच्चे और ज्यादा क्रिएटिव थिंकर बनेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लास? ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की अगर मैं बात करूँ क्लासरूम में, तो वो क्या है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ठीक है? शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्ट कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबीइंग एंड लर्निंग, ठीक है? जब भी हम बात करते हैं, कोई पॉजिटिव अगर इसमें ना आंसर होता है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो वही अधिकतर रहता है, ठीक है? नकारात्मक पक्षों को कहीं पे भी आप इसमें टीचिंग उसमें देखेंगे तो सही नहीं माना जाता, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ठीक है? इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो इसका सीधा-सीधा उत्तर है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक लक्ष्यों में विभाजित करना, ओके? मीन एंड एनालिसिस को कहा जाता है, ठीक है? समस्या समाधान के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत बड़ी समस्या है, बड़े रूप में हमारे सामने है, उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटे-छोटे सब गोल्स में, डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इंटू नंबर ऑफ सब गोल्स, ओके? तो द राइट आंसर इज फोर्थ वन। तो ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, या कहें कि आप जैसे आपको मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ सीखना है चाहिए, ठीक है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, तो आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं ना, वन बाय वन। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है छोटे-छोटे सब गोल में बाँट देना है किसी प्रॉब्लम को, वही कहलाता है मीन एंड एनालिसिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टीचिंग लर्निंग, ठीक है? प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, वो है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, कहीं पे भी नेगेटिव मैंने कहा था वो गलत होगा तो हमें नहीं पूछा गया। प्रभावशाली नहीं जो होगी वो ओनली फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज़ गिवन। ओके, दोहराने की प्रवृत्ति नहीं डेवलप करनी है बच्चों को। अगला है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर्स डील विद द चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? अभी क्लासरूम में कभी पढ़ाए होंगे ना आपने, अगर टीचिंग की हो, ठीक है, माइक्रो टीचिंग करी होगी तो उसमें ऐसा आपने देखा होगा अक्सर। अगर आपने केवल बीएड किया और अगर कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इस चीज़ को आप देखते होंगे, ठीक है? कुछ बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो आप क्या कर सकते हैं एज़ ए टीचर, ठीक है? या क्या करना चाहिए आपको? तो आपने क्या करना चाहिए उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, यहाँ पे फिर से डायग्नोस की बात आ गई है। ठीक है, निदान करने की बात है, हिंदी में कहूँ तो उसको निदानात्मक परीक्षण बोला जाता है या निदान को बोला जाता है। ठीक है, डायग्नोस करेंगे कि वो आखिर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। तो टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट एस इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बिल्कुल सिंपल एक आंसर था, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। ठीक है, क्योंकि आप जब भी पढ़ाने भी जाते हैं, माइक्रो टीचिंग आपने की होगी तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपने पूछा, तो नया ज्ञान उसमें डेवलप करने के लिए, ठीक है, ज्ञान की संरचना के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान की जांच हो या पूर्व ज्ञान उससे हो कुछ। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं।
इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को जानना चाहिए। ये कल पेपर फर्स्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। ठीक है, जो भी उनकी नेव थ्योरीज हैं या काल्पनिक घटनाएं या उनकी कुछ अपनी काल्पनिक बातें होती हैं, थ्योरीज बनाई होती हैं उन्होंने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल इसका उत्तर था, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए। चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर फर्स्ट से भी मिले जुले होते हैं पेपर सेकंड में। देखिए नेक्स्ट, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिशा पूछी थी। ठीक है, यहाँ पे दिशाएँ पूछी थी और उसमें केवल ऑप्शन दिए थे आपको, और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग को अफेक्ट करने के अगर हम कारक देखें तो विद्यार्थी की अभिरुचि, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी हो जाएगा। विद्यार्थी का सामयिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी चारों के चारों ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। फोर्थ वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करें, इमोशनल हेल्थ की बात करें, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज जो आप पढ़ रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये सब क्या है, बच्चे के लर्निंग को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो कौन सा है कि प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू सार्थक संरचना का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए सामाजिक परिस्थिति लगातार अभ्यास में बार ड्रिल प्रैक्टिस में नहीं आएगी, रिवॉर्ड है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, दीपन प्रतिक्रिया संबंध। ठीक है, तो सार्थक संरचना के लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा, ठीक है, अगर आप बात करें पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालित करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस विधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? When student repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि बच्चे कोई भी गतिविधि अगर वो कर रहा है केवल स्टार या बैच प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अल्टीमेटली। ओके, तो ये है उसकी अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। फर्स्ट पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, यानी कि फिर क्या वो स्टार बैच प्राप्त करने के लिए ही सीख रहा है। अगला है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। ओके, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट ये है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ओके, a social construction according to contemporary socio-constructive theorists। ओके, जो इन्होंने बताया था उसमें तो बाल्यावस्था की अवधारणा सामाजिक संरचनावादी, ये क्या है कि सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो भी सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हुए उनके अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? क्योंकि मध्य बाल्यावस्था की ये बात कर रहा है, तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मिड चाइल्डहुड देखिएगा, ठीक है, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है कि इसमें चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। नेक्स्ट है, परिवार, आस पड़ोस, बच्चों के समाजीकरण की फैमिली एंड नेबरहुड साथ कैसी एजेंसियां हैं? हाँ, परिवार पूछा है तो ये प्राथमिक एजेंसियां है। देखिए फर्स्ट पेपर में पूछा गया था अ, स्कूल और मीडिया। ठीक है, आपको याद होगा कल का हमने पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें विद्यालय और आपका मीडिया पूछा था। ठीक है, तो प्राथमिक एजेंसियां हो गई, हाँ, यहाँ पे परिवार, आस पड़ोस, ठीक है, और द्वितीयक सेकेंडरी आपकी हो जाती है यहाँ पे स्कूल और
जो मीडिया है, ठीक है? वो आ जाता है सेकंड। तो ये थे 30 क्वेश्चन्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए होंगे और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे तो मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूँ, लेकिन अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि लॉन्ग वीडियोज़ जो है ज़्यादा अच्छे नहीं प्रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, तो आपको बार-बार ये चीज़ें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, फिर आप अपनी आगे टीचिंग की जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप डीपली उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशनल चैनल है, आप कोई भी टीचिंग संबंधी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा कोई आपके छोटे भाई-बहन और जो नीट की तैयारी कर रहे हों या केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, ठीक है? इंटर लेवल तक, वो भी मैं कुछ वीडियोज़ उसके भी अपलोड करता हूँ, तो वो भी उनके काम आएँगे, तो उनको भी आप कह सकते हैं, या आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके कवर करेंगे। फिज़िक्स की, बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये है जो है आपके इसमें वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।